हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू PCL ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम बैचलर्स इन फार्मेसी में 8th सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाला सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सब्जेक्ट कोड BP813ET से यूनिट 1 से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 30+ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं और ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, स्टेजेस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट डू नॉट इंक्लूड GLP। देखिए, मैं यहाँ आपको इसके फुल फॉर्म भी बता दे रही हूँ, जो कि क्वेश्चन ये इससे भी पूछा जा सकता है। तो GLP इज़ द गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस, INDA इज़ द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन एंड NDA इज़ द न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ओके, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो पूछा गया है स्टेजेस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट डू नॉट इंक्लूड, कौन सा चीज़ नहीं इंक्लूड करता है। तो करेक्ट आंसर इज गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस नहीं आते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, फेजेस में, स्टेजेस में, सॉरी। नेक्स्ट, प्री क्लिनिकल स्टडीज़ इंक्लूड। तो इसका करेक्ट आंसर है सभी। इसमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ भी आती हैं, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट भी आता है और ड्रग डिस्पोजिशन स्टडीज़ भी आती हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज़ के अंडर में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल ट्रायल फेज 0 इज़ ऑल्सो नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ह्यूमन माइक्रोडोजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल ट्रायल फेज़ 1 इज़ ऑल्सो नोन एज। तो फेज़ 1 को हम ह्यूमन फार्माकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेज़ 2 इज़ ऑल्सो नोन एज थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी, ठीक है। थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी फेज़ 2 में ये डॉक्टर्स को पता होता है कि ये दवा कितनी इफ़ेक्टिव होगी, किस बीमारी के लिए कितनी इफ़ेक्टिव होगी, कितने डोज में इफ़ेक्टिव होगी, ये सारी चीज़ें थेरेपेटिक अप्रोचेस जो होते हैं ये डॉक्टर्स को पता होता है। तो ये फेज़ 2 में होता है और फेज़ 3 में ही उसका कन्फर्मेशन होता है। जो डॉक्टर्स अपना बता रहे होते हैं उसका कन्फर्मेशन हम थेरेपेटिक कन्फर्मेटरी फेज़ जो होता है वो हमारा फेज़ 3 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेज़ 4। फेज़ 4 को आप किस और नाम से, कन्फर्मेटरी ट्रायल, ठीक है, ये हमारा फेज़ 4 के अंडर में आता है। नेक्स्ट, नॉट द स्टेज ऑफ प्री क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी स्टडी। तो इसमें से, इन ऑप्शंस में से कौन सा प्री क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी स्टडी का फेज़ नहीं है। तो आंसर इज़ अ थेरेपेटिक कन्फर्मेटरी, जो कि वन ऑफ द फेज़ ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स था। फेज़ 3 में आपने देखा था, 2 में जहाँ डॉक्टर्स, सॉरी 3 में था थेरेपेटिक कन्फर्मेटरी, जहाँ कन्फर्मेशन हो रहा था। एक्सप्लोरेटरी फेज़ 2 था। फेज़ 3 इज़ द कन्फर्मेटरी फेज़ एंड फेज़ 4 इज़ दिस कन्फर्मेटरी ट्रायल फेज़। ओके, तो हमारा जो है प्री क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी स्टडी का जो फेज़ नहीं है दैट इज़ द थेरेपेटिक कन्फर्मेटरी स्टेज। नेक्स्ट, ANDA का फुल फॉर्म। देखिए, मैंने बोला फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, मैंने आपको क्वेश्चन 1 में बहुत सारे फुल फॉर्म बताए। अब इसका जो फुल फॉर्म होगा, करेक्ट आंसर इज एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंस हैविंग पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ इतनी सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या ऑफकोर्स नॉन पोलर होगा तभी वो पानी में नहीं डिजॉल्व होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो भी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज C, दैट इज बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट पॉलीमॉर्फ ऑफ द ड्रग कैन नॉट हैव डिफरेंट। करेक्ट आंसर इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, ठीक है। नेक्स्ट इज विच इज नॉट ट्रू। यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, तो करेक्ट आंसर इज हाइड्रोफोबिक ड्रग कैन ईजिली वेट। ये सही नहीं है। अगर वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर को हेट कर रहा है, तो वो आसानी से वेट कैसे हो सकता है, आसानी से गीला भी तो नहीं होगा ना। अगर वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा तब तो वो आसानी से गीला हो जाता, लेकिन अगर वो हाइड्रोफोबिक है तो वो आसानी से गीला नहीं होगा। तो जो गलत आंसर है दैट इज़ B ऑप्शन। नेक्स्ट इज द असिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस होगा ये, द रेजिस्टेंस ऑफ द लिक्विड टू फ्लो इज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेल नोन डेफिनेशन है। इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए इज़ द विस्कोसिटी। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी इज़ डिफाइंड एज। तो सॉल्युबिलिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे, आपसे अगर नॉर्मल भाषा में पूछा जाए तो जिस रेट से सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा होगा। तो करेक्ट आंसर इज correct answer is A, ability of solute to dissolve in solvent. Next is
डिसोशिएशन कांस्टेंट कैन बी डिनोटेड बाय, तो पीएच से तो हम डिनोट करेंगे नहीं, पीएच से तो हम पीएच वैल्यू को डिनोट करते हैं। पीएच का डेफिनेशन होता है नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयंस, और pKa से हम डिसोशिएशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, पीएच इज डिफाइंड एज, अभी अभी मैंने बोला नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयंस, ओके। नेक्स्ट, डैश गिव्स द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन के लिए कौन से इक्वेशन को यूज़ करते हैं, वेल नोन है नॉइज़-विकनी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICH स्टैंड्स फॉर, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ICH की गाइडलाइंस के हिसाब से सबसेक्शन Q1A ये किससे डील करता है, तो करेक्ट आंसर इज स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। सब्सटेंस Q1A जो है नई ड्रग और नए प्रोडक्ट्स के स्टेबिलिटी टेस्टिंग से डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट, गाइडलाइंस ऑन इम्प्योरिटीज इन ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट इज गिवन इन, तो करेक्ट आंसर इज ICH गाइडलाइंस Q3 में दिया हुआ है, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ इन ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट्स के बारे में, तो विच डील्स विद इम्प्योरिटीज़ गाइडलाइंस फॉर एलिमेंटल इम्प्योरिटीज़ आर गिवन इन ICH गाइडलाइंस Q3D। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, Q1, Q3, Q3D, ये सब आपको माइंड एकदम टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर लॉन्ग टर्म रियल टाइम स्टेबिलिटी स्टडीज as per ICH guidelines with storage condition control room temperature the testing condition is, तो टेस्टिंग कंडीशन अगर हमें लॉन्ग टर्म रियल टाइम स्टेबिलिटी देखनी है तो 25 डिग्री सेल्सियस और 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के संग फॉर 12 मंथ्स, ओके। नेक्स्ट इज इंडिया रजिस्टर्स अंडर विच रीजन अकॉर्डिंग टू ICH गाइडलाइंस फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग, तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग की अगर बात करें तो भारत को किस रीजन में रखा गया, तो आपको पता ही होना चाहिए, करेक्ट आंसर इज हॉट एंड ड्राई। नेक्स्ट, अगर हमें इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडीज़ करनी है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर है 30 डिग्री सेल्सियस और 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर 6 मंथ्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें एक्सीलरेटेड स्टडीज़ देखनी है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, करेक्ट आंसर इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर 6 मंथ्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रूम इज, अगर यहाँ कोल्ड रूम के टेम्परेचर की बात की जाए तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंट्रोल्ड रूम की अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो करेक्ट आंसर इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट फॉर फ्राइबिलिटी टेस्ट ऑफ टैबलेट इज, तो फ्राइबिलिटी टेस्ट ऑफ टैबलेट्स के लिए क्या लिमिट है, 0.5 to 1%, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडिमेंटेशन वैल्यू फॉर एन आइडियल सस्पेंशन इज 1, ओके। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर सपोजिटरीज डज नॉट इंक्लूड्स, तो इसमें से क्या नहीं इंक्लूड करते हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं इंक्लूड करते हैं। हम अगर सपोजिटरीज का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हम मेल्टिंग पॉइंट भी देखते हैं, उसका ड्राइंग पॉइंट भी देखते हैं और सॉलिडिफिकेशन, बट हम उसे फ्रीजिंग पॉइंट पे कंसीडर उतना नहीं करते हैं। तो सपोजिटरीज आपको पता है ये हम रेक्टल रूट्स के थ्रू देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लग फॉर्मेशन अकर्स इन, स्लग मतलब केक का फॉर्मेशन किस में होता है, तो करेक्ट आंसर इज ड्राई ग्रैन्युलेशन की अगर हम बात करें तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टैबलेट इज, करेक्ट आंसर इज 60 मिनट डिसइंटीग्रेशन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल प्रिपरेशन मेथड डज नॉट इंक्लूड्स, तो इतने मेथड्स के नाम दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सॉफ्ट जिलेटिन के लिए नहीं है, इज द फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहेसिव इंडेक्स ऑफ पाउडर और ग्रैन्यूल वॉज फाउंड टू बी 11, कोहेसिव इंडेक्स दिया गया है तो सब्सटेंस कैसा होगा, तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्री फ्लोइंग, क्योंकि अगर कोहेसिव इंडेक्स 14 से कम है तो पाउडर या ग्रैन्यूल कैसा होगा, फ्री फ्लोइंग। अगर 16 से 19 के बीच में है तो वो वेरी कोहेसिव इन नेचर, और अगर 14 to 16 के बीच में है तो इट इज़ कोहेसिव इन नेचर, और अगर 19 से ज़्यादा है तो इट विल बी एक्सट्रीमली कोहेसिव इन नेचर। तो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन में आपको कई सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, आप बस ये कोहेसिव इंडेक्स की वैल्यूज़ को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट BP 813ET
सब्जेक्ट कोड से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30+ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। बल्कि अगर आप इसको ध्यान से करेंगे, इसमें 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आप कवर कर लेंगे। 30+ जितने मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं उससे कहीं ज़्यादा सॉल्यूशंस को ध्यान से सुनते हुए, सारे ऑप्शंस को ध्यान से सुनते हुए आप काफ़ी क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेंगे। यूनिट 1 से ये पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप ये सारे क्वेश्चंस ध्यान से करिएगा। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस and keep on studying. Thank you.